हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आ गए हैं डिस्कस करने द चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट नंबर 4। इस पार्ट के अंदर हम लोग बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज जो थे हमारे लेंथ, मास एंड टाइम, इन लोगों को मेजर करने के तरीके कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इनके कुछ स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर ये जो तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जो तुम्हारी लेंथ है, तुम्हारा तुम्हारा मास, मतलब जनरली जिस मास को तुम जानते हो, इन तीनों को स्टैंडर्ड तरीके से, मोस्ट स्टैंडर्ड वे में और मोस्ट एक्यूरेट वे में कैसे मेजर किया जाता है, यह मेजर करने के इनके मेथड्स के ऊपर ध्यान देने वाले हैं कि इनके मेथड्स क्या है। इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री को भी समझेंगे कि पुराने समय से कैसे मेजर किए जा रहे थे और हिस्ट्री के अंदर क्या ड्रॉबैक्स थे, क्यों उनको चेंज करना पड़ा है और कैसे उनके अंदर बदलाव लाया गया है। इसके ऊपर हम इसके ऊपर काफ़ी बात करने वाले हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखते हैं क्या है हमारे पास। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़े से बेसिक्स को सबसे पहले समझो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। एक सर्कल ड्रॉ करके रेडियस रेडियस और इसको मैं आर्क का नाम दे देता हूँ एस। दिस इज आर्क एस। और मैं क्या कर देता हूँ, इसको नाम दे दूंगा रेडियस आर, इसको नाम दे दूंगा रेडियस आर, इसको मैं एंगल थीटा बोल देने वाला हूँ। पहली बात ये समझना है मुझको। अगर मैं सिर्फ इतने पिज्ज़ा के टुकड़े को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा थीटा, ये बन जाएगा मेरा रेडियस, ये अभी भी मेरा रेडियस है, ये मेरा आर्क है। वी ऑलवेज नो दैट थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस का रेशो। पहली चीज़, फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो, पहली चीज़ तुमको जो पता होनी चाहिए, दैट इज जब भी तुम थीटा निकालने की कोशिश करो तो थीटा इज बेसिकली द डिफरेंस, द रेशो ऑफ योर आर्क एंड योर रेडियस। ठीक है, अब इफ समझना, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा हो जाता है तो एक बहुत बड़ा सर्कल लो और बहुत छोटा एंगल लो, इधर से एक बहुत छोटा एंगल ऐसे, रेडियस और इसी के बगल में से ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो एंगल बन रहा है बहुत छोटा है, एंगल जब बहुत छोटा बन जाएगा तो आर्क तुम्हारा बहुत स्मॉल हो जाएगा। उसके वजह से समझना ध्यान से, आर्क भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा छोटू सा आर्क बना है, ये एक आर्क है या फिर एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई खास फर्क रह नहीं जाता। ध्यान से समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एंगल बहुत छोटा हो जाता है तो एंगल के वजह से जो आर्क सबटेंड हो रहा है वो आर्क एक कर्व है या एक स्ट्रेट लाइन है, कोई फर्क पड़ता नहीं है उससे, कोई खास डिफ्लेक्शन उसके अंदर जनरेट नहीं होता है। ये फंडामेंटल को याद रख करके, ये फंडामेंटल को याद रख करके लेंथ को मेजर करने का सबसे पहला टेक्निक हम लोगों को सीखना है, दैट इज पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड जो है वो तुमको समझाएगा कि तुम मेजर लेवल पे लेंथ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो जनरली तुम लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो। जनरली अगर तुमको लेंथ फाइंड आउट करना है तो लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए तुम मीटर स्केल का इस्तेमाल करोगे, एक स्केल ले लोगे, मेजर कर लोगे, सही है। पर ये जो कुछ भी मेजरमेंट तुम करते हो स्केल का इस्तेमाल करके, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर फिजिकल बीइंग, विथ रेफरेंस टू योर फिजिकल बॉडी। तुम्हारी बॉडी कितनी बड़ी है उसके हिसाब से ही तुम ये मीटर स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारी बॉडी के हिसाब से तुम 1 मीटर माप लोगे, 2 मीटर माप लोगे, मेहनत करके 100 मीटर माप लोगे, और ज़्यादा मेहनत करोगे ज़िंदगी में, दशरथ मां जीवन की जैसी, तो 1000 मीटर माप लोगे, काफ़ी डिस्टेंस को तुम कवर कर ले जाओगे। ठीक है, लेकिन कुछ भी करके तुम सन से लेकर के अर्थ के बीच का डिस्टेंस कभी नहीं मेजर कर पाओगे। यहाँ पे तुम्हारी मेहनत किसी काम की नहीं है। यहीं पे बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो फिर भी मेहनत पॉसिबल थी। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हमको कोई ना कोई ऐसा मेथड लगने वाला है जो मेथड हमारे नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीक़ों से अलग होगा, डिफरेंट होगा। और ये मेथड में सबसे पहले मेथड जिसकी हम बात करने वाले हैं दैट इज़ पैरालैक्स मेथड। ठीक है, जिसकी बात हम करने वाले सबसे पहला दैट इज़ पैरालैक्स मेथड। अब इसको कॉपी करते चलना, फास्ट चलेंगे ताकि आप लोगों का टाइम नहीं हो वेस्ट। पैरालैक्स मेथड, ठीक है। अब पैरालैक्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पैरालैक्स खुद क्या है, ठीक है। तो पैरालैक्स को ही पहले मुझको डिफाइन करके तुमको बताना पड़ेगा कि पैरालैक्स का पहले मतलब क्या है। तो पैरालैक्स इज बेसिकली अ फिनोमिना, ठीक है, एक फिनोमिना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है, मैं इस ऑब्जेक्ट को अपनी
राइट वाली आंख से दिखने की कोशिश करो, तो मुझको ऑब्जेक्ट ऐसे इस एंगल में दिखाई दे रहा है, देखो ऐसे दिखाई दे रहा है इस एंगल में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को अपने राइट आंखों को बंद कर दूंगा और लेफ्ट आंख से दिखने की कोशिश करूँगा, तो मुझको वो इस एंगल में, देखो मैं हाथों को अपने कैसे ड्राइव कर रहा हूँ ऐसे, और इस बार मैं अपने हाथ को ऐसे ड्राइव कर रहा हूँ, इस तरीके से ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल बेसिक सी बात है। अब ये तुम लोग फिनोमेना खुद भी अपने पेन पेंसिल हाथ में जो भी सामान लिए हो उसको देख के ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा अपैरेंट चेंज हो रहा है, देयर इज अपैरेंट change in position of object, there is a apparent change in position of object। जो भी ऑब्जेक्ट मैंने पकड़ रखा है, ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ये बात मुझको नोटिस होती है। तो देयर इज अपैरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ चेंज इन ऑब्जर्वर्स पोजीशन, ध्यान देना है इस बात पे। ऑब्जर्वर की पोजीशन जब बदल रही है तो उस वजह से हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। जब यहाँ पर मैंने इसको रखा, इस पॉइंट से मैंने ऑब्जर्वेशन लगाया तो मुझको यहाँ पे दिखाई दे रहा था, इस पॉइंट पे से ऑब्जर्वेशन लगाया मुझको ऐसे दिखने लगा, मुझको ऐसा फील हो रहा है कि अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, बिकॉज आई एम चेंजिंग द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस वॉज फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज सेकेंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के पॉइंट चेंज होने की वजह से जो चेंज हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में दिखाई दे रहा है, दैट इज सपोज टू बी कॉल्ड एज पैरालैक्स। इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, पैरालैक्स बोला जाता है। इस फिनोमेना का इस्तेमाल करके हम लोग लार्जर डिस्टेंस जो है वो मेजर करने की कोशिश करते हैं। कैसे मेजर करते हैं अभी स्लोली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये तो फिनोमेना हो गया, फिनोमेना की बात होगी, फिनोमेना के बारे में तो ठीक है। अब पैरालैक्स मेथड में क्या होगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये वो पेन है जो मैंने होल्ड करके रखी थी, सिंपल ये पेन है जो मैंने होल्ड करके रखा था, ये मेरे पहले आंख का पोजीशन है E1, ये मेरे सेकंड आंख का पोजीशन है E2, और ये क्या है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ये वो डिस्टेंस है जो पेन और आंख के बीच का है, जो डिस्टेंस मुझको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये वो डिस्टेंस है जो मेरे दोनों आंखों के बीच में है, ठीक है। अब ये दोनों आंखों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोला जाता है पैरालैक्स एंगल। ध्यान से समझना, इस एंगल को क्या बोलना शुरू कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरालैक्स एंगल। जो दोनों की वजह से जो एंगल बनता है, जब मैंने पेन रखा हुआ था, इन दोनों आंखों के वजह से यहाँ से जो एंगल इस पेन के पास बन रहा है, इस एंगल को मैं बोलना शुरू कर दूंगा पैरालैक्स एंगल, ठीक है। तो ये पैरालैक्स एंगल है, ये बात मुझको समझ में आ गई। अब मैं तुमको फिर से लेकर चलता हूँ पिज्ज़ा के टुकड़े के पास, कुछ मिलता जुलता है। मैंने तुमको बताया कि अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बने या कर्व बने, कोई खास फर्क पड़ने वाला तो था नहीं उस केस में। तो इस सिचुएशन को इस सिचुएशन से अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ, तो पैरालैक्स एंगल इस केस में पहले बात कर लेता हूँ, इस केस में वॉज आर्क अपॉन द रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। उस केस में पैरालैक्स एंगल थीटा विल बी आर्क इस केस में बन जाने वाला है E1 E2, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ माई आईज, दोनों आंखों के बीच का डिस्टेंस E1 एंड E2, ठीक, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस D। ये क्या है, अगर मुझको डिस्टेंस D फाइंड आउट करना हो तो मेरे को मेरे दोनों आंखों के बीच का डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, E1 E2 डिवाइड बाय जो एंगल वो बन रहा होगा उस पॉइंट पे, वो एंगल से अगर मैं डिवाइड कर लूँगा, फटाक से मुझको क्या मिल जाने वाला है, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पता चल जाएगा। पर खुद ही प्रैक्टिकली सोचो ना, अगर मुझको इसका डिस्टेंस इधर से मेजर करना हो तो मुझको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो स्मॉलर स्केल मेजरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझको हल्की एक बात समझ में आई है कि यहाँ पर अगर थीटा बहुत छोटा हो जाता है तो ये स्ट्रेट लाइन एक कर्व की तरह बिहेव करे या स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करे, इसकी वजह से होने वाला जो एरर है वो एरर नेग्लिजिबल हो जाएगा, और हम इस मेथोडोलॉजी के अंदर लगा करके आसानी से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने तुमको पहले बताया कि ये डिस्टेंस हम लोग हमारे रेफरेंस के हिसाब से मेजर करने के लिए नहीं इस्तेमाल करते, हम लोग इसको कहाँ यूज़ करते हैं, हम लोग इसको यूज़ करते हैं मास स्केल के ऊपर, बड़े स्केल के ऊपर जब हमको काम करना रहता है तो हम इसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो बड़े स्केल पे किस तरीके से काम करेगा, जैसे फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ अ स्टार या फिर सन फ्रॉम प्लैनेट। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सन का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूँगा प्लैनेट से, ठीक है। अब अगर मैं खुद खड़ा हो जाऊँ अर्थ के ऊपर, इतना बड़ा तो मैं हूँ ही नहीं अर्थ के मुकाबले, फिर भी ठीक है मान लेता हूँ थोड़ी देर की, अर्थ के मुकाबले मैं इतना बड़ा हूँ, ये देखो इधर इतना भी नहीं हूँ, जाने दो, नहीं ड्रॉ ही नहीं कर पाऊंगा, पेन ही इतना सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, इतना छोटा हूँ।
यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ और अपने दोनों आँखों के बीच का डिस्टेंस कंसिडर करूँ और सन के ऊपर एक पॉइंट बनाने की कोशिश करूँ, इधर से मैं ऐसे एक आँख से देखूंगा और ऐसे दूसरे आँख से देखूंगा, तो कुछ कर पाऊंगा? पागलपन हो जाएगा ना। इस वजह से मुझको एक बात फील होती है कि जितना दूर का डिस्टेंस मुझको कैलकुलेट करना है उतना मेरे को ऑब्जर्वेशन वाले दोनों पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से दूर करना पड़ेगा। इधर ही थी पेन तो दोनों आँख के बीच का डिस्टेंस कंसिडरेबल था, पर अगर ये पेन मून पे रखी हुई है तो दोनों आँख से मैं देखूंगा दोनों आँख का डिस्टेंस कितना है, क्या लाइन बनाएगा, काम नहीं कर पाएगा ठीक से। ठीक है, तो अगर मुझको ऐसा कुछ करना है तो मुझको अर्थ को कंसिडर करना पड़ेगा। अर्थ पे 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे कहीं, एक पॉइंट यहाँ पे कहीं, और फिर मैं सन को कंसिडर करूंगा जो बहुत बड़ा है इसके मुकाबले, और सन के एक पॉइंट पे देखने की कोशिश करने वाला हूँ ऐसे, और सन के एक पॉइंट पे ऐसे देखूंगा। अब अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो मुझको नोन ही रहेगा। अर्थ पे दोनों पॉइंट मैंने ले रखे हैं, कितने किलोमीटर दूर ले रखे हैं स्ट्रेट लाइन में, वो 2 पॉइंट तो मुझको मालूम ही है, उनका डिस्टेंस मैं जानता हूँ। एंगल सबटेंड जो करने वाला है वो मेजर कर लेना बहुत आसान है, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, एंगल स्केल को बड़ा करते चलो छोटा करते चलो, एंगल तो डिफरेंस कुछ क्रिएट करेगा नहीं। ठीक है, तो इसी को डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे, एंगल हमको आसानी से पता चल जाएगा। इसका यूज़ करके हम लोग फटाक से डिस्टेंस पता कर लेंगे, क्योंकि थीटा जो भी है दैट इज आर्क अपॉन द डिस्टेंस। अब ये हमारा क्या बन सकता है, यही हमारा आर्क बन सकता है, और इससे हमको क्या मिल जाएगा, हमारा डिस्टेंस मिल जाने वाला है बहुत आसानी से, सिंपल है। ठीक है, अब ये तो मैंने क्या निकाला, ये मैंने निकाला डिस्टेंस ऑफ अ सन फ्रॉम द प्लैनेट, अर्थ के ऊपर से मैंने इसका डिस्टेंस निकाला। ये भी थोड़ा सा सिंपल था, पर अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि कोई 4.29 लाइट ईयर्स दूर कोई स्टार है, ध्यान से समझना, लाइट ईयर्स दूर कोई स्टार है, ठीक है, वो स्टार इतना बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसके सामने हमारा सन इतना बड़ा है, नन्हा सा, ठीक है, और उसके सामने हमारी अर्थ यूँ इतनी सी बड़ी है। अब तुम अर्थ पे एक पॉइंट लो यहाँ, और एक पॉइंट लो यहाँ, और इसको ऐसे जॉइंट करने की कोशिश करो, इसको ऐसे जॉइंट करने की कर पाओगे? डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो इस वजह से यहाँ पे हमको स्केल फिर से क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अर्थ के ऑर्बिट को कंसिडर करेंगे, अर्थ के ऑर्बिट को कंसिडर करेंगे, और अर्थ को इस पोजीशन पे एक बार जाने देंगे और इस पोजीशन पे एक बार जाने देंगे, फिर इस पोजीशन पे जब रहेगी तो स्टार को एक पॉइंट पे ऑब्जर्व करेंगे, और इस पोजीशन पे जब रहेगी तो ऑब्जर्व करेंगे। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी के लिए याद रखो कि इज 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके आगे ऊपर बात होगी, अभी थोड़े टाइम में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले। 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, और इसके बीच का एंगल जो बन रहा है दैट इज द पैरेलैक्स एंगल। अब इधर से फिर से एंगल विल बी डिस्टेंस दैट इज 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करने निकला हुआ हूँ। जो डिस्टेंस मुझको कैलकुलेट करना है वो मुझको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय द एंगल थीटा, डिवाइडेड बाय द एंगल थीटा। बड़े आसानी से ये सॉल्व हो गया, सिंपल। ठीक है, समझ में आया? तो मुझको इससे एक बात समझ में आई है, मुझको एक बात समझ में आई है कि ये जो मेथड में लगा रहा हूँ, पैरेलैक्स मेथड जो मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस केस में ऑब्जेक्ट कितना दूर है इसके हिसाब से मुझको ये दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है। अगर मैंने इसको सन पे रखा हुआ है तो ये आंखों के बीच के डिस्टेंस से तो काम चलने वाला है नहीं, तो हम अर्थ के 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं। अगर कोई मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है तो अर्थ के बीच में रखा हुआ डिस्टेंस भी बहुत छोटा हो जाता है, उसकी वजह से एंगल बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, नियरली इक्वल टू 0, कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाओगे उस केस में। ठीक है, डिफरेंस तुमको बड़ा लेना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच में। तो तुम अर्थ के ऊपर भी 2 पॉइंट कंसिडर नहीं कर सकते, तुमको अर्थ की ऑर्बिट को कंसिडर करना पड़ेगा, और ऑर्बिट के एक कोने पे एक बार अर्थ को जाने देना पड़ेगा, एक कोने पे एक बार जाने देना पड़ेगा, और इसके हिसाब से तुम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे। दिस वॉज हाउ द फंडामेंटल्स आर यूज टू मेजर द लेंथ, और ये लेंथ हम मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द मेजर स्केल। हम इसको बहुत हेवी स्केल पे मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुमको इसके अंदर सिर्फ अपनी पिज़्ज़ा वाली कहानी याद रखनी है कि तुम्हारा पिज़्ज़ा के बीच का जो एंगल है थीटा दैट इज आर्क अपॉन द रेडियस। अगर तुम सिर्फ इतनी सी बात को याद रखते हो तो तुमसे पैरेलैक्स मेथड के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, जैसे ये वाला। ठीक है, चलो पहले इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। ठीक है, पैरेलैक्स के ऊपर जो एंगल है उसके ऊपर बात कर लेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्टार इज 5.6 लाइट ईयर्स अवे। एक स्टार है जो 5.6 लाइट ईयर्स अवे है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर है।
अब ये क्या हो रहा है, इज अवे फ्रॉम द अर्थ हाउ मच द पैरालैक्स एंगल। चलो इसको समझने के लिए तुमको थोड़े बहुत फंडामेंटल्स को पहले देखना ही पड़ेगा। तो अगर तुम मेजर करने की कोशिश कर रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस को, ठीक है, तो हम लोग स्मॉलर स्केल पे जब मेजर करते हैं, जब हम लोग एटम के लेवल पे बात करते हैं, तो वहाँ पे हम नैनोमीटर, पिकोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग्स, ऐसे छोटे छोटे यूनिट के अंदर मेजर करने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग फिजिकली हमारे बॉडी के रेफरेंस के हिसाब की चीज़ें अगल बगल जो रखी हुई हैं उनको मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो मीटर, सेंटीमीटर, फुट्स के अंदर मेजर करने की कोशिश करते हैं लेंथ को। और जब हम लोग मास लेवल पे मेजर करते हैं, बहुत हेवी लेंथ को मेजर करने की कोशिश करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड प्लैनेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन को जब हम मेजर करने की कोशिश करें, तो उस पॉइंट पे हम लोग फुट और मीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़े एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसे डिस्टेंस मेजरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ करते हैं। तो इनके अंदर 3 मेजरमेंट है हमारे पास, दैट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, द लाइट ईयर एंड द पार्से। सबसे पहला द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1.496 इंटू 10⁻11, लाइट ईयर इज 9.46 इंटू 10⁻15 एंड पार्से इज 3.08 इंटू 10⁻16। और ये सब को हम मेजर कर रहे हैं हमारे रेफरेंस के हिसाब से, हमने इनको समझ लिया है मीटर्स के अंदर। तो एक लाइट ईयर में इतने मीटर होते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में इतने मीटर होते हैं, और एक पार्से में इतने मीटर्स होते हैं। अब इनको डिफाइन करने की बारी आ गई। डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द सन। ध्यान से समझना कि यहाँ पर अगर तुम सन को कंसिडर करते हो और यहाँ पे तुम अर्थ को कंसिडर करते हो, तो सन के सेंटर से लेकर के अर्थ के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को तुम 1 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट मेजर करोगे। इस वजह से हमको समझ में आता है कि जब ये ऑर्बिट बनाएगी तो ऑर्बिट का इसका लेंथ हो जाएगा 1 उस तरफ और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट इस तरफ। तो ऑर्बिट का रेडियस 1 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट है और ऑर्बिट का डायमीटर 2 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट के बराबर है, जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बताया था कि ये कितना है, 2 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट के बराबर है। अब यहाँ पे तुम लोग बोलोगे इधर छोटा दिख रहा है, इधर बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे एक वर्ड घुसा हुआ है बीच में, मीन डिस्टेंस, ठीक है। मीन तरीके से हम लोगों ने उसको पता किया हुआ एवरेज है, क्योंकि अर्थ जो है वो प्रॉपर सर्कुलर शेप में तो ऑर्बिट करती नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलती है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलेगी, एक तरफ नज़दीक चलेगी सन के, एक तरफ दूर चलेगी, समर्स लाएगी, विंटर्स लाएगी, ऑब्वियस है, ठीक है। तो सेकंड, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट की बीम बॉम्बार्ड करो यहाँ से, 1 साल के अंदर ही जितना डिस्टेंस कवर करके जाएगी उतने डिस्टेंस को हम बोलना शुरू कर देते हैं 1 लाइट ईयर। ये बात ध्यान से याद रखना है, बहुत लोगों को टाइम के कैलकुलेशन में और डिस्टेंस के कैलकुलेशन में गड़बड़ समझ में आती है, बट 1 लाइट ईयर इज अ कैलकुलेटिव यूनिट फॉर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए है, टाइम मेजर करने के लिए नहीं है, ठीक है। थर्ड, 1 पार्से, अ पार्से इज द डिस्टेंस बिटवीन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबस्टेंस एंड एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क, ठीक है। इसके ऊपर भी बात हो जाएगी जब डिस्टेंस के साथ हम लोग, मैं प्लानिटरी लेवल पे तुमको समझाऊंगा, तो इसको मुझको प्रैक्टिकली तुमको बताना पड़ेगा। तो दिस इज बेसिकली द कैलकुलेशन एट अ हायर स्केल। जब बड़े स्केल पे तुम कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे तो तुमको कुछ इस तरीके से कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हमारा फंस रहा था उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो न्यूमेरिकल हमारा बोल रहा है कि स्टार इज 5.6 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। तो डिस्टेंस, हमको डिस्टेंस बताया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 5.6 लाइट ईयर्स, इतने दूर है ये स्टार अर्थ से, ठीक है। अब फ्रॉम हाउ मच पैरालैक्स एंगल थीटा हमसे पूछ रहा है कि कितना एंगल सबटेंड होगा व्हेन व्यूड फ्रॉम ऑपोजिट पॉइंट अलोंग द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये अर्थ की ऑर्बिट है, ये हमारा सन है, ये हमारा पॉइंट, एक पॉइंट पे अर्थ है, एक पॉइंट पे अर्थ है, ठीक है। ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। इस पॉइंट से कहीं दूर पर एक स्टार है, ठीक है। इसका एक छोटा सा पार्ट बना रहा हूं मैं। इस स्टार को जब ये ऑब्जर्व कर रहे हैं इधर से खड़े होकर के, फिर जब अर्थ इस पॉइंट पे आए इधर से खड़े होकर के, तब इसके बीच में जो एंगल बना हुआ है पैरेलैक्स एंगल थीटा, वो थीटा कैलकुलेट करने हमको बोला जा रहा है। अब खुद ही ध्यान से समझते हो कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। ये डिस्टेंस तुमको समझ में आ गया, ठीक है। ये डिस्टेंस तुमको उसने बताया है कि द डिस्टेंस इज 5.6 लाइट ईयर्स। कितना डिस्टेंस है ये, 5.6 लाइट ईयर्स का डिस्टेंस तुमको बताया, और एंगल तुमसे पूछा हुआ। फिर से कहानी वही है, ये तुम्हारा पिज्ज़ा है, फिर से पिज्ज़ा का ये हिस्सा 2 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट का, पिज्ज़ा का ये हिस्सा 5.6, और ये तुम्हारा एंगल थीटा। थीटा इज पिज्ज़ा का ऑपोजिट वाला हिस्सा 2 डिवाइडेड बाय 5.6,
ऑब्वियस है, नहीं समझ में आता। थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो थीटा इज आर्क अपना 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, रेडियस अपना 5.6 लाइट ईयर का, काट नहीं सकते भूल के भी, पागलपन करना नहीं है। सबसे पहले तुमको समझना है कि 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वजह से एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11, तो 2 इंटू 1.496 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 5.6 लाइट ईयर है। एक लाइट ईयर में कितना था, एक लाइट ईयर में था 9.46 इंटू 10⁻15, तो 2 में 9.46 इंटू 10⁻15, काटो काटो और जो एंगल मिलता है वो बन जाएगा तुम्हारा एंगल थीटा, जिसको हम फाइंड आउट करने निकले हैं, पैरेलैक्स एंगल। सिंपल है। तो इस तरीके से तुम लोग आसानी से पैरेलैक्स एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। 2 वैल्यूज तुम्हारे पास रहेंगी, एंगल रहेगा, 3 वैल्यूज एक्चुअली रहेंगी। पैरेलैक्स एंगल रहेगा तुम्हारे पास डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेटरी पॉइंट्स, जो दोनों ऑब्जर्वेशन के पॉइंट का डिस्टेंस है वो पॉइंट यहाँ पे रहेगा, और तीसरा द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस रहेगा, जो यहाँ पे अपने को बताया 5.6। एक यूनिट वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, 3 वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट होती हैं। 3 में से कोई 2 वैल्यू तुम्हारे पास होंगी, एक वैल्यू मिसिंग होगी, वो वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना होगा। दैट इज हाउ ऑल द न्यूमेरिकल्स वर्क। 5 क्वांटिटीज़ होंगे, 4 गायब होंगी, 4 अवेलेबल होंगी, 1 गायब होगी, वही तुमको हर बार फाइंड आउट करना रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी डिपेंडेंसी से फाइंड आउट करना रहता है, कभी कभी कॉन्सेप्चुलाइजेशन होगा, कभी ना कभी तुमको कुछ एक्स्ट्रा बाहर का दिमाग लगा के इसके अंदर सोल्यूशन लगाना पड़ेगा, पर ठीक है, सब घूम घुमा के मेथड तो यही है। एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो थीटा कितना मिलता है, फिर करते हैं आगे की बात। चलो होपफुली आंसर मिल गया होगा, फाइंड आउट कर लिए रहोगे, नहीं भी कर लिया है तो कैलकुलेटर मार के अभी डिवाइड करके आंसर बता देना, बाद में फाइंड आउट कर लेना आराम से बैठ के। लॉग टेबल वेबल इस्तेमाल करने सीखो, कैसे करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ तो हमारे समझ में आ गई भाई, अब लेंथ करने में कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब हमको मेजरमेंट समझना है मास का, वजन का, ठीक है। तो मास को समझने के लिए मैं तुमको अर्थ के बारे में थोड़ा बताता हूँ, क्या बार बार हिस्ट्री को ही लेकर के आ रहा हूँ। एक समझ लो यहाँ पे तुम्हारे पास इंडिया है, इमेजिन करने बोल रहा हूँ, टेक्निकल मत होना। इंडिया है, यूरोप है, बीच में ओशन है, इनसे इनका कोई कांटेक्ट नहीं था। इन लोगों ने हाथ में एक ओजन उठाया, बोला इसके बराबर साले को आज के बाद जो भी वजन होगा, इसके बाद आज के बाद जो भी वजन इसके बराबर होगा उसको हम कितना मानेंगे, 1 kg मानेंगे। इसके बराबर एक पत्थर उठाया और बोला कि इसके बराबर जो भी वजन होगा वो 1 किलो होगा, ठीक है। इन लोगों ने पूरा ऐसे ही कुछ किया और इन्होंने बोला, एक पत्थर उठाया हाथ में और बोला इसके बराबर आज के बाद जो कुछ भी होगा वो 1 पाउंड के बराबर होगा, ठीक है। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, ये दरार हट गई बीच में से, लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, ये किलो में बेच रहे हैं, ये पाउंड में बेच रहे हैं, तो इनके लोग अलग परेशान हैं, इनके लोग अलग परेशान हैं। बोलते 1 पाउंड कितना, 1 किलो कितना, किलो दूँ पाउंड दूँ, इतने रुपया किलो है, इतने रुपया पाउंड है, इतना सारा कन्फ्यूजन। इनमें से कुछ होशियार लोग आगे बढ़े, इनमें से कुछ होशियार आगे बढ़े, इन लोगों ने दिमाग लगाया और बोला कोई स्टैंडर्ड मास सेट करने की ज़रूरत है, कोई स्टैंडर्ड मास सेट करने की ज़रूरत है जो ये लोग भी एक्सेप्ट करें और ये लोग भी एक्सेप्ट करें। यहाँ से कहानी शुरू होती है किसकी, आइरिडियम प्लैटिनम एलॉय की। आइरिडियम प्लैटिनम एलॉय एक एलॉय था, जिस एलॉय का एक सर्टन मास किसके बराबर था, 1 kg के बराबर, ठीक है। और इन्होंने भी माना और इन्होंने भी माना कि आज के बाद इसके बराबर जो भी मैटर तुम हवा में उठाओगे, इसके बराबर जो भी मैटर हमारे वेइंग स्केल पे रखा जाएगा, वो वेइंग स्केल पे अगर ये इसके बराबर होता है तो उसको हम कितना कंसिडर करेंगे, 1 kg कंसिडर करने वाले हैं। सिंपल यही काम है। पर यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, ये जो मेथड है ये मेथड बन गया ट्रेडिशनल, ये मेथड तो अपना ट्रेडिशनल बन गया, इन लोगों ने जो चला रहे थे। पर इन लोगों को 2019 20 मई को समझ में आया कि इसके अंदर तो गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी। ये जो आइरिडियम प्लैटिनम एलॉय है ये खुद क्या कर रहा है, डर्ट अकाउमुलेट कर रहा है। ध्यान से समझना इसकी कहानी क्या है, ये क्या कर रहा है, डर्ट अकामुलेट कर रहा है। अब डर्ट अकामुलेट करने की वजह से क्या होगा, डर्ट अकामुलेट अगर ये समय के साथ करना शुरू कर दे तो इसका मास जो है खुद ही कम ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। समझ सकते हो ये बात, ठीक है। अगर इसने डर्ट अकोमोडेट करना शुरू कर दिया तो एक टाइम था कि इसका वजन कुछ और था, इसने कुछ गंदगी अकोमोडेट कर ली है, इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इसकी क्लीनिंग हो रही है, इसके ऊपर प्रोसेस किए जा रहे हैं, विथ टाइम इसमें कुछ ना कुछ क्या आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। तो जिसको हमने अपना रेफरेंस मान के रखा हुआ है,
जिसके ऊपर हमने सारा मेट्रिक सिस्टम जो है स्केल करके रखा हुआ है, जो हमारे लिए एब्सोल्यूट होना चाहिए, जो बदलना नहीं चाहिए, उसके अंदर क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। अगर इसके अंदर चेंज आएगा तो तुम्हारा पूरा मेजरमेंट का सिस्टम चेंज होने लगेगा। थोड़े दिन बाद ये 1.5 किलो के बराबर हो जाएगा, 1.5 किलो 1 किलो के बराबर हो जाएगा, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ होने लगेगा। अगर मास की डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ हो रहा है तो मैटर कम ज़्यादा बिकेगा, खरीदेगा, बहुत ड्रामा होना शुरू हो जाएगा। तो हमको ये बात समझ में आई कि जो आयरन प्लैटिनम एलॉय हमने हाथ में ले रखा है, ये एक एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं है। हमको कुछ और एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाना पड़ेगा, हमको कुछ ऐसा रेफरेंस लगाना पड़ेगा जो समय के साथ बदलता नहीं है। तो इसके अंदर कहानी शुरू हुई किसकी, इसके अंदर कहानी शुरू हुई करंट की। इन लोगों ने बोला कि एक ही चीज़ है जो समय के साथ बदलती नहीं है, करंट। इन लोगों ने पिक्चर में लाया एक क्रेन, क्रेन पक्षी नहीं, क्रेन वजन उठाने वाला क्रेन, ठीक है। इस क्रेन को बोला कि ये वजन को उठाओ, ये वजन को उठाओ, और इस क्रेन के नीचे एक करंट मेजरिंग डिवाइस लगी हुई थी जो एम्पियर में करंट मेजर कर रही थी, ठीक है। इन लोगों ने इधर डाला 1 किलो का वजन जो इनके पास था, चलो जो था वही डाला अभी, ठीक है। इसको उठाने में यहाँ करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ अप डाउन हुई होगी, ठीक है। अब ये मास जो 1 किलो का है, ये थोड़े दिन बाद, पहले इतना बड़ा था इमेजिन करो, अब थोड़े दिन बाद ये इतना ही बचा, घस घिस गया। थोड़े दिन बाद ये क्रेन से जब इसको उठाने लगेंगे तो ये मीटर का रीडिंग अलग दिखाने लगेगा। जब 100 साल पहले उठाए थे तो अलग रीडिंग दिखा रहा था। इससे इनको समझ में आया कि ये जो कुछ भी एलॉय है, ये एलॉय क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, कम ज़्यादा कर रहा है। तो इन लोगों ने बोला ये आज से हमारा स्टैंडर्ड तरीका नहीं होगा, करंट हमारा स्टैंडर्ड तरीका बनने वाला है। वी विल मेजर मास विद द हेल्प ऑफ करंट। तो करंट से मेजर करने के लिए हमने क्या किया कि क्रेन को एक सर्टन अमाउंट ऑफ मास उठाने में एक सर्टन अमाउंट ऑफ करंट का डिफ्लेक्शन दिखाना पड़ता है। वी विल मेजर द डिफ्लेक्शन इन करंट, जो करंट का डिफ्लेक्शन है वो हम मेजर करेंगे, और हम याद रखेंगे कि 1 किलो उठाने में इतना डिफ्लेक्शन होता है। फ्यूचर में भी अगर हमको कोई मास उठाना हो जो 1 किलो के बराबर हो, तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन उतना ही होना चाहिए। अगर डिफ्लेक्शन कम ज़्यादा हो रहा है तो मास कम ज़्यादा है। अगर 1 किलो के बराबर है तो डिफ्लेक्शन उतना ही होगा। फ़ायदे की बात यह है कि करंट समय के साथ बदलेगा नहीं। तुम 100 साल बाद भी कोई चीज़ को उठाओगे तो करंट डिफ्लेक्शन उतना ही दिखाएगी। 200 साल बाद उठाओगे फिर से करंट डिफ्लेक्शन उतना ही दिखाएगा। करंट में हर बार उसका डिफ्लेक्शन उतना ही होगा, जस्ट बिकॉज द रेफरेंस तुमने जो सेट करके रखा हुआ है, द रेफरेंस इज एब्सोल्यूट। उस पर तुम क्या कर सकते हो, डिपेंड कर सकते हो, निर्भर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसके साथ तुमको होगी नहीं। जबकि इस आइरिडियम प्लैटिनम एलॉय के साथ डर्ट अकोमुलेट हो रही है, इसको क्लीनिंग करनी पड़ रही है, इसके मास में चेंजेस आ रहे हैं। अगर इसके मास में चेंजेस आएंगे तो एब्सोल्यूट जिसके ऊपर तुमने पूरा सिस्टम सजा के रखा हुआ है, वो सिस्टम के अंदर ही चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। अगर वही चेंज होने लगा तो तुम्हारा पूरा मेजरमेंट सिस्टम ही खराब हो गया। इस वजह से जिसको भी हम रेफरेंस मानते हैं मेजरमेंट में, उसको एब्सोल्यूट होना ज़रूरी है, वो बदल नहीं सकता, उसको हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए। ये बात को समझना है। सो दिस वाज अबाउट मेजरमेंट ऑफ मास। तो मेजरमेंट ऑफ मास, वी विल मेजर किलोग्राम्स इन डेफिनाइट टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। हम करंट का मदद इस्तेमाल करेंगे, हम करंट की हेल्प इस्तेमाल करेंगे टू मेजर वेट ऑफ मास ऑफ मैटर। जो भी वेट मास किलोग्राम में हमको मेजर करना रहेगा उसके लिए हम करंट मेजर करेंगे। तो ठीक है, तो ये तो हो गया मास। लेंथ के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया। अब लास्ट टू लास्ट हमारे पास बचा हुआ है टाइम, ठीक है। टाइम के साथ भी कहानी कुछ ऐसी है। टाइम को तुम हमेशा से किस में मेजर करते चले आ रहे हो, अपने सोलार साइकिल के हिसाब से मेजर करते चले आ रहे हो। तुम्हारा दिन इतना लंबा है टोटल, ठीक है। तुमको मालूम है 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स के अंदर 24 इंटू 60 मिनट्स होते हैं। तुमको मालूम है इसके अंदर 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं। ये बारे में तुम जानते हो, अपने सोलार साइकिल को जानते हो, तुम समझते हो कि दिन कैसे काम चलता है, दिन और रात कैसे चलती है, ठीक है। तुमने क्या किया, तुमने सुबह से एक राइस का दाना ले लो, सुबह बैठ जाओ आराम से, ठीक है। अब तुम एक मशीन को लगा दो काम पे, जो एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम में एक सर्टन अमाउंट ऑफ टास्क परफॉर्म करती है। समझो 10 सेकंड में एक टास्क परफॉर्म करती है, 10 सेकंड में एक सामान उठा करके एक जगह रखती है, दूसरा उठाती है एक जगह। शाम को एक सर्टन अमाउंट ऑफ सामान डेवलप हो जाएगा और तुम इसको कैलकुलेट करोगे आज सनराइज से लेकर के कल सनराइज तक। इसने समझो 10,000 चीज़ें जमा की थी। कल जब तुम मेजर करोगे तो पॉसिबल है कि इसने 10,001 जमा कर ली होगी। परसों जब तुम करोगे तो 10,002, 10,003। तुम्हारा जो सोलार टाइमिंग है वो एब्सोल्यूट बराबर 24 घंटे पे नहीं चलता, वो थोड़ा 19-20, कभी तेज़ कभी कम, कभी धीमे कभी तेज़, कभी ऐसे 19-20 19-20 करते चलता है। तो इस वजह से तुम टाइम कैलकुलेट करने के लिए इमेजिन करने की कोशिश करो कि टाइम का 1 सेकंड इतना है, ये टाइम का 1 सेकंड इतना ही है,
ये 1 सेकंड है या फिर ये 1 सेकंड है या फिर ये 1 सेकंड है, तुमको कैसे पता? तुमको पता करने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस तो होना चाहिए ना। तो हम लोग पूरे दिन के समय को क्या करते हैं, ये 24 इंटू 60 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो अमाउंट हमको मिलता है वो अमाउंट हमारा 1 सेकंड के बराबर है। ये पूरा दिन है, ये पूरे दिन को तुम लोगों ने कैलकुलेट करके डिवाइड किया इतने से, तो ये जो अमाउंट ऑफ टाइम तुमको मिल रहा है, ये अमाउंट ऑफ टाइम इज़ 1 सेकंड। पर अगर ये दिन का ही स्केल तुम्हारा बड़ा छोटा हो रहा है, दिन ही तुम्हारा बड़ा छोटा हो रहा है, तो ये सेकंड का भी स्केल तुम्हारा क्या होने लगेगा, बड़ा छोटा होने लगेगा, पर टाइम तुम्हारा वैसे ही टिक करेगा, घड़ी तो तुम्हारी वैसे टिक करेगी। इस वजह से इसके अंदर होने लगते हैं एरर्स। ये एरर्स जो हैं, फिर से हमको ये बता रहे हैं कि जिस सोलार साइकिल के ऊपर हम रिलाय करते हैं टाइम के लिए, वो फिर से एब्सोल्यूट नहीं है, इसके ऊपर भी हम डिपेंड नहीं कर सकते। अगर हम डिपेंड नहीं कर सकते तो हमको किसी ऐसे सोर्स पे डिपेंड करना पड़ेगा जो कम ज़्यादा नहीं होता, वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म करता है एक डेफिनेट टाइम के अंदर। वहाँ से कहानी शुरू हो जाती है एटॉमिक क्लॉक की, या एटम, चलो एटॉमिक क्लॉक ही बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए इसको। तो ये एटॉमिक क्लॉक यूज़ करती है सीसियम नाम का एक रेडियोएक्टिव मटेरियल। ये रेडियोएक्टिव मटेरियल क्या करते रहता है, कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिलीज करते रहता है, कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिलीज करते रहता है, और ये रेडिएशन की कुछ ना कुछ क्वांटिटी होती है, कुछ नंबर ऑफ रेडिएशन से रिलीज करता है कुछ सर्टन टाइम के अंदर। और इसकी जो क्वांटिटी है रिलीज करने की रेडिएशन, ये कम ज़्यादा नहीं होती, ये उतने टाइम में उतना रेडिएशन रिलीज करेगा ही करेगा, कुछ भी हो जाए, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, गर्मी ठंडी, कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये उतने टाइम में उतना रेडिएशन रिलीज करने वाला ही है। तो हमने इसको कैलकुलेशंस लगाए, तो एक सीसियम एटम जो है 1 सेकंड के अंदर 9192631770 वाइब्रेशंस ऑफ रेडिएशन एमिट करता है। हमने आज से ये तय कर लिया कि इतना रेडिएशन एमिट करने में इसको जितना टाइम लगेगा, उतने टाइम को हम कितना मानेंगे, 1 सेकंड मानेंगे, ठीक है। इतना रेडिएशन एमिट करने में जितना टाइम लगा वो टाइम हमारे लिए 1 सेकंड है। दिन हो रही है, रात हो रही है, सनराइज़ है, सनसेट है, कुछ भी हो, उसके ऊपर हमारा टाइम का कैलकुलेशन अब डिपेंड करता नहीं है। तो हम लोगों ने ट्रेडिशनल जो तरीके थे मेजर करने के, उन ट्रेडिशनल तरीकों को थोड़ा सा विड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीकों में प्रॉब्लम्स क्या हो रही थी, ट्रेडिशनल तरीकों में जो रेफरेंस सेट किया गया था मेजर करने के लिए, वो रेफरेंस एब्सोल्यूट नहीं था, वो रेफरेंस कम ज़्यादा होते रहता था। इस वजह से हमको कुछ ऐसे रेफरेंस की ज़रूरत थी जो कैसे हों, एब्सोल्यूट हों। तो वो एब्सोल्यूट रेफरेंस पकड़ने के लिए हम लोगों ने एटॉमिक करंट और इन सारी चीज़ों का हेल्प लेना शुरू कर दिया है, जो समय और फैक्टर्स के ऊपर रिलाय नहीं करते हैं, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस और डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को हमने अपना रेफरेंस बनाया है। टाइम के केस में हमने सीसियम एटम को पकड़ा हुआ है। मेजर करने के लिए मास हम लोगों ने करंट का इस्तेमाल किया हुआ है, जो बहुत सारे फैक्टर्स से अनटच्ड रहते हैं। 1000, 2000, 500 साल बाद भी जब भी कोई इंसान एक सर्टन क्रेन से एक सर्टन मास उठाएगा, उस केस में जितना डिफ्लेक्शन वो दिखाएगा उतना ही डिफ्लेक्शन वो आज भी दिखाने वाला है, और उतना ही डिफ्लेक्शन वो हमेशा पोर्ट्रे करता रहेगा। तो ये तरीका था टू फाइंड एब्सोल्यूट मेथड्स फॉर सेटिंग अ रेफरेंस फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम, लेंथ एंड मास ऑब्वियसली। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर में मैं तुम लोगों को इतने बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एरर की, क्योंकि जब तुम मेजर करोगे तो मेजर करने में एरर लाओगे। एरर्स जब भी तुम्हारे साथ होंगे तो वो एरर्स के साथ कैसे डील किया जाता है, कितने टाइप के एरर्स होते हैं, क्या क्या होता है, इसके ऊपर बात होगी कल। आज के लिए बस इतना ही है। हैव फन, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। तब तक के लिए